हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस के शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आपका सीटेट एग्जाम जो 5 जुलाई को होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन आपको जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि तैयारी तो आप पहले ही कर चुके थे। अब आपको जो टाइम मिल रहा है तो अपने सिलेबस का बार बार रिविजन करते रहना है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में जैसे पहले मैंने आपको ईवीएस की थ्योरी वाले वीडियो पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको क्या किया था, ईवीएस में जो एनसीईआरटी के फैक्ट दिए हुए हैं, इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए जो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होने चाहिए, उन सबको बहुत ही डिटेल से समझाया था। और अब ये रिवीजन सीरीज, इस रिवीजन सीरीज में आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के फैक्ट, जो एनसीईआरटी में आपके टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट दिए उन सबको समझा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक इससे पहले के थ्योरी वाले वीडियो या इससे पहले के शॉर्ट रिवीजन सीरीज को नहीं देखा, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके उन सबको देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए आने वाली वीडियो, जैसे सीडीपी की, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश, ईवीएस पेडागोजी, साइंस, एसएसटी, इन सब क्लासेस के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के उस टॉपिक में पढ़ेंगे आवाज़ के बारे में। आवाज़ क्या होता है, आवाज़ कितने प्रकार का होता है, भौगोलिक अंतर के आधार पर विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के आवाज़ पाए जाते हैं, रेबो क्या होता है, चांगपा जनजाति किस प्रकार की बकरियों का पालन करती है, पश्मीना शाल के बारे में, इसके अलावा अलग अलग आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस टॉपिक्स में आपके जो भी कन्फ्यूजन हो पूरे दूर हो जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले आवाज़, विभिन्न प्रकार की आवाज़। तो पहले आपको पता है आवाज़ होता है कि आवाज़ का तात्पर्य क्या होता है, वास स्थान, किसी भी व्यक्ति के रहने का जो स्थान होता है वही तो उसका आवाज़ होता है। और आवाज़ आपकी होती कितने प्रकार के, तो आवाज़ आपकी क्या होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, स्थायी आवाज़, दूसरा क्या होता है, अस्थायी आवाज़। जैसे मैंने आपको बताया था, स्थायी आवाज़ तो नॉर्मली जो व्यक्ति के घर होते हैं, मकान होते हैं, जो भौगोलिक विशेषता के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। और अस्थायी आवास में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, टेंट होता है, रेबो होता है, डोंगे होते हैं, हाउस बोट होते हैं, ये सब किस में आएंगे, अस्थायी आवास में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं स्थायी आवास के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मिट्टी के घर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस प्रकार के घर पाए कहाँ जाते हैं। तो मिट्टी के घर मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में क्या होता है, इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। इन घरों की दीवारें कैसे होती हैं, इन घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं तथा इसको मजबूती प्रदान करने क्या करते हैं, इसमें भूसा को मिलाया जाता है। अब आप सोचिए कि इस तरह के मकान राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में इमेज दी हुई है, कह रहे कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, कहाँ पे, राजस्थान में। और तथा हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और घरों की दीवारें कैसे होती है, तो घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें कैसी होती, कटीली झाड़ियों की तथा कुछ लकड़ी प्रयुक्त होती। तो पूछ सकते हैं ना कि इस तरह के मकान बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के मकान के जो छतें होती है उसमें क्या करते हैं, नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं। नीम व कीकर की लकड़ी में जो क्या होते हैं, कीड़े कम लगते हैं, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम अगला पढ़ लेते हैं, लकड़ी व पत्थर के घर, कि इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में कौन सी इमेज का उल्लेख है, इस प्रकार के घर कहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में। जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लकड़ी व पत्थर के घरों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रकार के घरों का निर्माण किया जाता है। अब अगला, जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में लेह लद्दाख के बारे में कहा गया है, पता है लेह लद्दाख में क्या होता है, 2 मंजिला घरों का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पे जो 2 मंजिल के घर होते हैं, तो क्या करते हैं, जो पहली निचले की मंजिल होती है उसमें क्या करते हैं, अपने पालतू जानवर या उपयोगी सामान को रखते हैं।
और जो दूसरी मंजिल होती है उसमें क्या करते हैं, स्वयं रहते। तो कहाँ के लोग ऐसा करते हैं, लेह लद्दाख के लोग। अब जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में एक इमेज दी हुई है, ये बच्ची कहाँ से आई है, मनाली से। तो ये बोल रही है कि मैं मनाली से आई हूँ, और जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली कैसा इलाका है, मनाली आपका एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती रहती है, और जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम धूप में बैठना अच्छा लगता है, और हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ये कहाँ पे कह रहा है कि बच्चे बेचारे, मनाली की। तो पत्थर या लकड़ी के मकान कहाँ पे बने होते हैं, तो पत्थर या लकड़ी के मकान मुख्यतः कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में बने होते हैं। इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मकान बनते हैं। इस तरह से मकान से क्या होता है, जो बर्फ़ गिरती है जल्दी से क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। बाकी सामान्यतः मकानों में क्या हो सकता है, जमा हो जाती है। इसलिए यहाँ पे किस तरह के मकानों का प्रयोग करते हैं, लकड़ी व पत्थर के बने हुए मकानों का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं बांस के घर। अब आपसे कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बांस के ऊपर कहाँ पे घर बनाए जाते हैं या कैसे घर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के घर कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। असम में क्या होता है, जो घर बनाए जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि असम में क्या होता है, बारिश अधिक होती है। अब जब असम में बारिश अधिक हो रही है तो क्या होता है, तो उनमें बाढ़ आ जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे मैंने आपको साइंस में पढ़ाया था कि अगर बाढ़ आ जाती है, अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो इससे क्या होता है, अपार जनधन की हानि होती है। अब जब अपार जनधन की हानि होती है, इससे क्या होता है कि आपके जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस कारण क्या करते हैं, असम में क्या करते हैं, जो घर बनाते हैं ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं ज़मीन से 10 या 15 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, असम में। जैसे आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में इमेज दी हुई है। ये कह रहा है कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। अब असम के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। आपकी कई जगह 15 फुट भी है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, बांस को खंभों के रूप में प्रयोग किया है। इसके ऊपर क्या करते हैं, घर बनाते हैं। कहाँ पे, असम में। तो इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं। अब अगला पढ़ लेते हैं, बर्फ़ के घर कहाँ बने होते हैं। तो बर्फ़ के घर क्या होते हैं, मुख्यतः बर्फीले क्षेत्रों में बनते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे बर्फ़ बहुत पाई जाती है, वहीं पे तो बर्फ़ के घरों का निर्माण किया जाएगा। अब जो बर्फ़ का घर बनता है उससे कहते क्या है, तो जब बर्फ़ का घर बनता है इसको क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्लू। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी के बुक में इग्लू की इमेज दी हुई है। अब जैसे इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रखना है, रेबो क्या होता है। जो चांगपा जनजाति याक की पट्टियों से अपना टेंट बनाती है। जैसे इससे पहले वाली शॉर्ट रिविजन सीरीज में मैंने आपको पर्वतारोहण के बारे में बताया था, वहाँ पे किस प्रकार का टेंट का प्रयोग करती है, किस प्रकार की सीट का प्रयोग करते हैं। टेंट भी तो एक प्रकार का अस्थायी आवास है। अगर अभी तक आपने उस वाली सीरीज को नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से इसको समझाया हुआ है। तो रेबो होता क्या है, रेबो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कौन से चांगपा जनजाति के व्यक्ति है, और चांगपा जनजाति के लोग ही क्या करते हैं, पश्मीना बकरियों का पालन करते हैं। इसी पश्मीना बकरियों के ऊन से क्या होता है, पश्मीना शाल का निर्माण होता है। तो ये जो टेंट बनाते हैं, अभी क्या होता है, पश्मीना बकरी आपको पता है बहुत ही ठंडे प्रदेश में रहती है, ठंडे स्थानों पे रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत ठंडे स्थानों पे बर्फ़ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे इन्हें तो गर्म रहना होता है, इसलिए क्या करते हैं, याक की पट्टियों के द्वारा क्या करते हैं, अपने टेंट का निर्माण करते हैं। इसी टेंट को क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेबो क्या होता है। तो रेबो क्या होता है, एक प्रकार का टेंट है, जिसे कौन बनाता है, तो चांगपा जनजाति के लोग। और ये किसकी पट्टियों के द्वारा बनता है, अगर पूछता है तो किससे, याक के बालों की पट्टियों से किसका निर्माण होता है, रेबो का। अब चलिए हम चांगपा जनजाति के बारे में एक पॉइंट याद रखिए, क्योंकि कई बार चांगपा जनजाति या पश्मीना बकरी या पश्मीना शाल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये कह रहे पश्मीना बकरियों का पालन कौन करता है, तो पश्मीना बकरियों का पालन कौन करता है, चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति कौन सी बकरियों का पालन करती है, पश्मीना बकरियों। और ये जिस टेंट में रहते हैं उस टेंट को क्या बोलते हैं, रेबो। और रेबो का निर्माण किसकी खाल से करते हैं या किसके बालों की पट्टियों से करते हैं, तो किसके, याक के बालों की पट्टियों से करते हैं, किसका, रेबो का निर्माण। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं कि पश्मीना बकरियों का पालन कौन करता है। तो पश्मीना बकरियों का पालन करती है आपकी चांगपा जनजाति।
चांगपा जनजाति क्या करती है, पश्मीना बकरियों का पालन करती है। अब चलिए, जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में पश्मीना शॉल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि माना जाता है पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। तो एक पश्मीना शॉल कितने शॉल या स्वेटर के बराबर होती है, तो लगभग 6 स्वेटर या शॉल के बराबर होती है। और इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। शॉल आपकी जो पश्मीना शॉल होती है, आपको पता है कि होती तो बहुत गर्म है, लेकिन ये क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। ये क्या होता है, पश्मीना बनता है और पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है। पश्मीना क्या एक प्रकार की पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल है जो लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। और यहाँ सर्दियों में तापमान कभी कभी क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर रहती है। वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर आपकी क्या होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। क्योंकि ये बाल किस लिए उगते हैं, सर्दियों से बचाव, इसलिए गर्मियों में क्या होते हैं, ये बाल झड़ जाते हैं। और ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल तुम्हारे सिर के एक बाल के मोटाई के बराबर होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाल कितना मोटा होगा। जो हमारे ह्यूमन्स हेयर होते हैं उसके कितने 6 बालों के बराबर होते हैं, उसके इतना पतला बाल होता है। और कह रहा है ये जो शाल होता है, पश्मीना शाल, इसको क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा इसकी बुनाई नहीं करते। इस पॉइंट को याद रखना है। पश्मीना शाल की जो बुनाई करते हैं हाथों से करते हैं, इसके लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब एक जाकर साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। तो पूछ सकते हैं कि पश्मीना शाल के निर्माण में कितना समय लगता है, तो पश्मीना शाल के निर्माण में लगभग कितना 250 घंटे का समय लगता है, तब जाके क्या होती है, आपकी पश्मीना शाल तैयार होती है। अब आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पश्मीना शाल लगभग कितने स्वेटर या शॉल के बराबर होती है, तो कितने 6। और एक पश्मीना शाल के निर्माण में कितने घंटे का समय लगता है, तो एक पश्मीना शाल के निर्माण में लगभग कितने 250 आवर का समय लगता है। और पश्मीना बकरियों का पालन कौन करता है, तो चांगपा जनजाति करती है। इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा। ये जो आपको शॉर्ट रिवीजन सीरीज दी जा रही है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे हर सीरीज से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो 100% फंसेंगे ही आपके सीटेट एग्जाम में। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप सीटेट एग्जाम के क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का पैटर्न को बार बार देखते रहिए या प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिवाइज होते रहते हैं बार बार वही। इसके अलावा सीटेट एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, सीडीपी के शॉर्ट रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जूनियर लेवल के लिए साइंस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, साइंस पेडागोजी की क्लासेस चल रही है। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।